हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह संस्करण 2023 प्राचीन काल को देखेंगे। उसका एक वीडियो हमने अपलोड भी किया था। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को हमने देख लिया था। इसके साथ ही पाषाण काल को देख लिया था। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, यह सब हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। स्टार्ट करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था, लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो इसका नाम था अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो यह था अस्मक, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह किया था मौर्य वंश ने। ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मसूक शाह। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। उदयन ने हर्यक वंश का शासक था। उदयन वासुदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयन वासुदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? यह हो जाएगा उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? जीवक किसके दरबार में रहता था? तो यह रहता था बिंबिसार के दरबार में। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह हो जाएगा अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? यह मारा गया था अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? यह हुआ था झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी या फिर वितस्ता नदी के किनारे। हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महापद्मानंद को, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। अरिस्टोब्यूलस का जो समय काल है 327 से 326 ईसा पूर्व, युद्ध का इतिहास की रचना की थी। युद्ध का इतिहास ओनोसिक्रेटिस सिकंदर की जीवनी लिखी थी। ओनोसिक्रेटिस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। निरियाकस स्ट्रैबो व एरियन विवरण लिखा था। स्ट्रैबो व एरियन विवरण निरियाकस ने लिखा था। और भी दिया गया है महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? तो एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। यह जहाजी बेड़े का चालक कौन था? तो ओनोसिक्रेटिस। निरियाकस या सिकंदर के जहाजी बेड़ा का एडमिरल था। ध्यान रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी दिया गया है। 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। प्राचीन नाम क्या था? तो मालिनी। प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर वाला क्षेत्र में है। मगध की राजधानी गिरिवर्ज, राजगिरी, फिर बाद में चल करके पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी रहती है। मल की राजधानी कुशीनगर, पावापुरी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल या दक्षिणी पांचाल, या फिर अहिछंद कह सकते हैं। उत्तरी पांचाल को अहिछंद और दक्षिणी पांचाल को कंपिल कहते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वज्जी की राजधानी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो यह विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी है। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। चेंदी की राजधानी सुक्तिमती। अस्मक की राजधानी पोटली या फिर पोतन। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कम्बोज की राजधानी हाटकपुर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिवज। मल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल की राजधानी जैसे उत्तरी पांचाल अहिछंद एवं दक्षिणी पांचाल कांपिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वज्जी की राजधानी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। चेंदी की राजधानी सुक्तिमती। अस्मक का पोटला या फिर पोटली।
अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती, उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। कहाँ कहाँ? तो वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो यह हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से किया है? अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से किया है घनानंद। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो यह हो जाएगा विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? पता ही होगा, लकड़ी का। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं डिमांड की थी। क्या क्या? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। सभी मांगे पूरी कर दी, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया था। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था, जबकि दार्शनिक को नहीं भेजा था, क्योंकि वहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेखन किसने किया था? तय किया था जस्टिन ने। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तय किया था जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? यह जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उडगोलम कौन? गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। एक बार फिर से कौन कौन सा है? तो गुर्जरा है, मास्की है, नेटूर है और उडगोलम है। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उडगोलम अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन तीर्थ या फिर अधिकारी के बारे में दिया गया है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। सबसे उच्च स्तर के अधिकारी क्या कहे जाते थे? तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 18। कितनी थी? 18 थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीर्थ और संबंधित विभाग या कार्य। मंत्री या पुरोहित। मंत्री प्रधानमंत्री तथा पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री होता था। कर संग्राहक होता था। समाहर्ता कर संग्राहक। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष जो हो जाएगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा क्या था? तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक क्या था? तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष। नायक कौन होता था? तो सेना का संचालक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति सेनाध्यक्ष होता था। सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। अंतर्वर्षिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी।
वर्षिक क्या होता था? तो सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक तो उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था। प्रस्ता क्या था? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला प्रशस्ता कहलाता था। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल कहलाता था। दुर्गपाल तो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक दुर्गपाल कहलाता था। अंतपाल क्या था? तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक जो करता था उसे अनंतपाल कहा जाता था। आटविक तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक होता था। द्वारिक तो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी द्वारिक होता था। नागरिक क्या था? तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य माप तौल होता था। पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य माप तौल होता था। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? सिंपल सी बात, किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो पता ही है, रुद्रदामन के द्वारा निर्माणित जूनागढ़ अभिलेख कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा, सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। मौर्य प्रशासन में भूमि मापक अधिकारी को क्या कहा गया है? तो रज्जुक। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? क्या की गई है? पत्थर की पेटियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? यह स्थान है पेशावर में, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यह हो जाएगा, भाषा पूछा जाए तो यह हो जाएगा प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता का दिया गया है नाम। अशोक के शिलालेख खोजकर्ता और वर्ष धौली अभिलेख के खोजकर्ता हैं किट्टो। 1837 ईस्वी में इसकी खोज की थी। भाबरू शिलालेख, इसकी खोज कैप्टन वट ने की थी 1840 में। बराबर व नागार्जुन गुफा की खोज हैरिंगटन ने की थी। बराबर और नागार्जुन गुफा की खोज हैरिंगटन ने की थी 1785 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा अभिलेख को कैप्टन पोलियर 1785। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैडे टिपैंथर 1750। मानसेहरा की खोज कैप्टन ले 1889 को की थी। कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में की थी। रुमनदेई अभिलेख की खोज फिहरन ने की थी 1896 में। जौगढ़ अभिलेख सर वॉल्टर एलियट ने 1850 में। गिरनार शिलालेख की खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टर्न ने की थी 1822 में। शाहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 में की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. वट 1834 में। मास्की अभिलेख बिडेन 1915 में। निगाली सागर फिहरर ने 1895 में। रामपुरवा कार्लाइल ने की थी 1872 में। सारनाथ स्तंभ की खोज ऑरेल अस्टाइन ने की थी 1905 में। बहुत सारा दिया गया है अभिलेख और उसके खोजकर्ता। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? तो यह सार्थवाह कहा जाता था। वही व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान या समव्यावहारिक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? यह प्रमाण मिलता है देव नाम प्रिय प्रियदर्शी से, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, एमपी में है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया था? बिल्कुल इजी, अशोक ने। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? क्या बताया था? भाबरू स्तंभ में। यह कहाँ है? तो राजस्थान में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी।
अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा 5वें बृहद शिलालेख से मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यह एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है कालसी से। कहाँ से? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अधिकारी और विभाग दिया गया है। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकरा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था। वही मुद्रा अध्यक्ष होता था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। एक बार फिर से, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्रा अध्यक्ष यह हो जाएगा पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? यह किया गया अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? यह जगह इंडिका में। मेगास्थनीज की रचित पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो यह हो गया था जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? यह था तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? किसने किया था? तो यह किया था मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित की है। कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणी में। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तुर्मै कहाँ का राजा था? यह था मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र का था। मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मै कहा गया है। तुर्मै किसे कहा गया? तो टोलेमी फिलाडेल्फस को। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? क्या किया गया? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। जैसे कि उस समय अकाल पड़ गया था, तो अशोक की पत्नी कौरुवाकी, जिनका प्रभाव सर्वाधिक था अशोक पे, उन्हीं का अशोक तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी का अभिलेख या फिर इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यह दी गई है अर्थशास्त्र में। पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यह हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? यह होता है शातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यह था बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? यह हो जाएगा एलेक्जेंडर। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो एलेक्जेंडर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। राजा कब बना था? तो 269 में बना था, और 8वें वर्ष बाद ही क्या कर दिया था? कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सेल्यूकस निकेटर सीरिया का बेबीलोन का शासक था।
अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? देवनामप्रिय की उपाधि अशोक ने तो धारण की ही थी, जबकि दशरथ ने भी धारण की थी। ऑप्शन तो है नहीं। नेक्स्ट है अशोक की उपाधियाँ। अशोक की उपाधियाँ, उपाधि और स्रोत दिए गए हैं, जैसे कि अशोक का जो जिक्र होता है यह मास्की लघु शिलालेख में। देवनामप्रिय अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में। प्रियदर्शी राजा मगध या भाबरू बैराट लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में भी मिलता है। अशोक वर्धन पुराण में मिलता है। राजा अशोक नेट्रुर लघु शिलालेख में और राजा अशोक देवनामप्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख में मिलता है। उपाधि और स्रोत स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? क्या किया था? सुसीम ने दमन नहीं कर पाया था, इसलिए उसके पिता बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा, वहाँ बहुत अच्छा मार काट किया और अशोक जीत भी जाता है। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था के लिए अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? यह किया था कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? क्या हो गया था? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हो गया था? तो बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षण करता था। सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार। अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे: पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे। वही तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे: मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल अब हम लोग देखने वाले हैं। मौर्योत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यह मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहन की राजधानी अमरावती। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। वेंकटक स्वामी की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धारण की थी तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी में, और यह शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी से ही। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। तांबे का भी ध्यान रखेंगे। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? क्या अंतर है? 135 वर्ष का। 135 वर्ष का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सबसे प्रभावशाली राज सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कर्ण वंश ने। ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मसूक सा, उसी से सारा एक क्वेश्चन डील हो जाएगा इस तरह से। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो यह किया था पान चाऊ। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पान चाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो यह फैली हुई थी कुषाण वंश। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी, अब उसे हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? तो यह हो जाएगा चेंदी वंश से। चेंदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था?
तो बमियान जो था बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। अभी तालिबानों ने इसे नष्ट कर दिया है। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? मातृदेवी उमा का नाम कुषाण शासक। किसके सिक्कों पर? तो कुषाण शासक के सिक्कों पर। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो हुविस्क दिया गया है। कनिष्क होना चाहिए था, हुविस्क दिया हुआ है। एक और इसे कंफर्म कर लेंगे। बुध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो मिलता है कार्तिकेय। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के मिले किसने चलाए थे? तो हुविस्क ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविस्क ने। बुध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? तो कनिष्क के। अवधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिला है? तो कार्तिकेय का, गणेश जी के भाई। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक विकास कुषाण वंशों के शासनकाल, खास करके कनिष्क के समय काल में गांधार शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। कनिष्क का राजवैद कौन था? तो चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? यह हुआ था शुंग वंश का। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? यह किसकी है? तो मीनांडर की। मीनांडर की। आगे बढ़ते हैं। हिंद यवन भारत आगमन। हिंद यवन 190 ईसा पूर्व में आए थे। शक 90 ईसा पूर्व में। ISPK याद रखिएगा, ISPK इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण आने का क्रम है। हिंद यवन 1090 ईस्वी में आया था। शक 90 ईसा पूर्व में आया था। 190 ईसा पूर्व में आया था हिंद यवन। 90 ईसा पूर्व में आया था शक। पहलव आए थे पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में। और कुषाण या फिर यूची आए थे 15 ईस्वी में। हिंद यवन कहाँ के मूल निवासी थे? तो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के थे। शक जो थे सीरिया ईरान के थे। पहलव जो थे पार्थिया या फिर ईरान के थे। और कुषाण जो थे यह चीनी या फिर तुर्किस्तान के थे। चीनी या फिर तुर्किस्तान के थे। हिंद यवन जो थे मीनांडर मिलित शासक प्रसिद्ध शासक थे। और नहपान शक वंश का नहपान जो थे प्रसिद्ध शासक थे। पार्थिया ने फिर पहला में गोडो फार्निज और कुषाण में कनिष्क जो थे फेमस शासक हुए थे। हिंद राजवंश की हिंद यवन की राजधानी कहाँ थी? तो वर्तमान सियालकोट। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख किसका मिलता है? यह मिलता है शकों का। और बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। तो यह मिले हैं पहलव का। उज्जैनी या फिर वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर इसकी राजधानी थी। किसका? तो यह था कुषाण का। ISPK दिया गया है। हिंद यवन, शक, पहलव और उसके बाद कुषाण आए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण को दिया जाता है। कुषाण शासक कौन थे? तो भीम कटफिसस को दिया जाता है। सर्वाधिक नहीं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भीम कटफिसस को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल हम देखने वाले हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो यह था श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह जाएगा गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? यह हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? तो 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि कौन कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ने धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? यह होता था ताम्रलिप्ति से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। निर्माण किसने कराया था? तो हरिसेन ने कराया था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। क्या? दिनार। दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? यह बनाया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को।
शक को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां देखेंगे। श्रीगुप्त ने आदिराज और महाराज की उपाधि धारण की थी। आदिराज और महाराज की उपाधि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने धारण की थी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और शक्रोपम की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। घटोत्कच वंश किसमें कहा गया है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को कौन सा वंश कहा गया है? तो घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्तकालीन अधिकारी, अब अधिकारी और उसके विभाग को देखेंगे। महासेनापति, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति होता था। रणभंडागारिक जो होता था, सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान, वही महाभंडागाराधिकृत राजकीय कोप का प्रधान होता था। अक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान ध्रुवाधिकरण कहलाते थे। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक कहलाते थे। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति महादंडनायक न्यायाधीश कहलाता था। न्यायाधीश जो है महादंडनायक। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। वही शिक्षा के अधिकारी विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध था सुश्रुत। कौन था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? तो हो जाएगा छपनक। कौन हो जाएगा? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375-715 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, बराहमिहिर तथा वर रुचि जैसे विद्वान थे। कौन कौन थे? तो यह थे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, बराहमिहिर तथा वर रुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम दिया गया? तो रुपयक। चांदी के सिक्का का नाम क्या था? तो रुपयक। कुमार गुप्तकालीन मध्यसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? किया गया है तंतुवाय। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? यह था सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण देखते हैं। क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि जो होता था क्षेत्र कहलाता था। निवास करने योग्य भूमि वास्तु कहलाता था। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी वह खील कहलाता था। और जंगली भूमि अपृहत कहलाता था। जंगली भूमि अपृहत। और पशुओं के चराने के लिए छोड़ी गई भूमि चारागाह कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने 4 अश्वमेध किए थे? 4 अश्वमेध प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर यह है बिठूर कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। मयूर शैली में प्रचलन इसका किया गया। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? पैठन की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। शतरंज का खेल, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। पूछा जाता है शतरंज को किस नाम से जाना जाता था? तो चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा था। इसके पश्चात ही यूरोप पहुंचा था। गुप्त काल में
किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? या रवाना होते थे ताम्रलिप्ति से, बंगाल का ताम्रलिप्ति से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? यह किया है फाहियान ने। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल का है, गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से मिलता है, जो कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। किसका है? तो गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? चीन से भारत में किस वस्तु को आयात किया जाता था आता था? तो रेशम कपड़े। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो की थी अशोक ने ही। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी था समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, यह था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है, यह मिलता है अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। हाँ, इनकी जो पत्नी थी देवी, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ क्या बताऊँ प्रेम प्रसंग में फंस गई थी, जिस कारण से अपने पति की हत्या करवा दी छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और इसे ही विवाह कर ली थी देवी है, जो अपने पति रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने से करवा दी और चंद्रगुप्त द्वितीय से ही देवी ने विवाह कर लिया था। किसके स्वर्ण सिक्के में ही हीन धातु मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हो जाएगा स्कंद गुप्त के सिक्कों में मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है। स्वर्ण सिक्के में मिलावट सर्वाधिक है तो स्कंद गुप्त। अशुद्ध स्वर्ण सिक्का। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? यह है प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यह था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? दशकों पर विजय के कारण इसे सकारी कहा गया है। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? क्या कहा गया है? प्रयाग अभिलेख में, क्योंकि इनकी माता जो थी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, इसीलिए इनको अपने आप को लिच्छवी दौहित्र या फिर लिच्छवी के नाती कहा करते थे। दौहित्र का मतलब होता है नाती। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसके विशाल श्रेणियां सदस्य थी, क्या कहा जाता था? विशाल श्रेणियां। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी, क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? अग्रहार से ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान अग्रहार कहलाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? यह हुआ था गुप्त काल में। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में कराया गया था? वराह या भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश क्या क्या थे उसे देखेंगे, जैसे कि वाकाटक राजवंश 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। 330 में इसके संस्थापक थे सर्वसेन। नाग राजवंश 305 ईस्वी, भवनाग इसके संस्थापक थे। नाग राजवंश के संस्थापक भवनाग थे। त्रैकुटक राजवंश के संस्थापक इंद्रदत्त थे। हुन राजवंश तोरमान हो जाएगा। साल्कायन राजवंश देववर्मन हो जाएगा। विष्णु कुंडिन राजवंश विक्रमेंद्र प्रथम हो जाएगा। और माथुर राजवंश की स्थापना अच्युत और बाद में 350 में शंकर वर्मन ने किया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत मुक्ता किसका आयात किया जाता था? यह किया जाता था घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? तो कन्नौज तथा प्रयाग में।
बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? यह कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, जैसे कि सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान होता था और सामंत और महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। सिंहनाथ सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत या महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक रचयिता कौन थे? हर्षचरित बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो यह 606 से लेकर के 641 ईस्वी तक, 606 से 641 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? यह की थी कन्नौज। कहाँ की थी? कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो यह हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र के। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऐहोल अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में को जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसका जो पुनरुद्धार है जो अशोक ने भी करवाया था, रुद्रदामन ने भी करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह है बिहार में। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग आया था सम्राट हर्षवर्धन के काल में। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल से। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ? तो सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह किया गया है रेशम के लिए। रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? मुख्य व्यापारिक केंद्र कन्नौज। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौन सा था? तो मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? यह था ग्राम सभा के हाथ में। भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो यह नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा हेनसांग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? यह किया था 672 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसके रचना है? तो यह हो जाएगा हर्षवर्धन का। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? यह किया था बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? यह हुआ था उत्तर गुप्त काल में। उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूत भेजने वाले शासक कौन कौन थे? तो हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था। नरसिंह द्वितीय ने पल्लव वंश का शासक था जो कि दूत भेजा था चीन में। और यशोवर्मन कन्नौज नरेश था और कलोतुंग प्रथम चोल वंश था, जहाँ चीन में दूत भेजने का काम किया था हर्षवर्धन, नरसिंह द्वितीय, यशोवर्मन और कलोतिंग प्रथम या कुंतोतुंग प्रथम कहा जाता है। 72 दूत भेजा था, दूत मंडल भेजा था चीन में कुंतोतुंग ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी महाराष्ट्र में हैं। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? पालीताना मंदिर भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? यह हो जाएगा एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों 950-1050 ईस्वी में करवाया था।
एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृति मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यह हो जाएगा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से। एलोरा की जो शैलकृत मंदिर और गुफाएं हैं हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? यह स्थित है नेपाल के काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता, महाराष्ट्र। एलोरा गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में है का निर्माण किस शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर उत्तर प्रदेश में। सीतापुर उत्तर प्रदेश। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? यह माना जाता है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम ने। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? यह हो जाएगा जैन धर्म का। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तो उड़ीसा में। और यह नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है जो कि उड़ीसा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह जगह पुरी, उड़ीसा। माउंट आबू प्रसिद्ध जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान का सिरोही जिला में है। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही जिला। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था। नागर शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो गोपुरम तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव शासकों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच अवस्थित था। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी यह स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह है हम्पी कर्नाटक में। निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है। शारदा मठ द्वारका पश्चिम में है गुजरात में। गोवर्धन मठ पुरी जो कि कहाँ है? पूरब में है। और वेदांत मठ श्रृंगेरी स्थापना की थी शंकराचार्य ने। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा पीठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ श्रृंगेरी कर्नाटक में है स्थापना की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन मंदिर रचना शैली को। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा द्रविड़ शैली का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने किया था, द्रविड़ शैली से संबंधित है। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। मंदिर स्थापत्य कला दिया गया है। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो एरन सागर जिला मध्य प्रदेश। भुमरा का शिव मंदिर भुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा में है जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पर्वतीय मंदिर रचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर तो भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। वही पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ समय दे देती हूँ आप लोग को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को देखेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को देखने वाले हैं। चलिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को, क्योंकि इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव वंश के द्वारा।
मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पांड्यराज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। पांड्यराज मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो यह हो जाएगा चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? चोलों का राज कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो अपना उत्तराधिकारी चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मल्लिक काफूर ने, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। संगमकालीन प्रमुख साहित्यकार है जैसे कि तिरुकुरल या फिर कुरल, जिसकी रचना किसने किया था? तिरुवल्लुवर ने। अहनानूर की रचना किया था रुद्र शर्मन ने। रुद्र शर्मन। तोलकापियर ने। जीवक चिंतामणि तिरुक देवर ने किया था। शिल्पाधिकारम इंग्लो आंदिंगल ने। मणि मैकले सितले सतनार ने। और मरुग रूपाध्याय की रचना किसने किया था? तो नक्यर ने। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक दिया गया है। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट की राजधानी मानेखेट। संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश की राजधानी आमकोंड था और बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। गंग वंश का राजधानी कुबलाल या फिर तलकाड था। ब्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। गोपाल संस्थापक। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी। समंत सेन इसके संस्थापक थे। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। नेडियोन इसके संस्थापक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य कल्याणी की राजधानी मानिखेट या फिर कल्याण था। तैलप द्वितीय इसके संस्थापक थे। चालुक्य बादामी की राजधानी वातापी। जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक। चालुक्य बेगी की राजधानी बेगी थी और विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी और चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। सोलंकी वंश अहिलवाड़ मूलराज इसके संस्थापक थे। परमार वंश की राजधानी धारानगरी उपेंद्र इसके संस्थापक थे। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। कोकल ने इसकी स्थापना किया था। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या फिर रहीछंद वासुदेव इसके संस्थापक थे। चंदेल वंश खजुराहो महोबा नन्नुक इसके संस्थापक थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राजवंश, राजधानी और इसके संस्थापक से। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। वीडियो लंबी बन जाती तो आप लोग को ही परेशानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर यह मदुरै में स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो यह है उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के समय काल में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? यह था राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है? कदम का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। कुरल जो है तमिल भाषा में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? क्या बनवासी थी। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। तमिल रामायणम तथा रामावतारम का लेखक कौन था? तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक कौन था? तो कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यह हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम ने। कुलोतुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध के मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच तकोलम का युद्ध हुआ था। तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी के लेखक ने किया है? तो यह हो जाएगा अरिका मेडू।
संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है कनगी। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटवन था, जो नेदुजरेल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कनगी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? यह भेजा था पांड्य वंश के राजा ने। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? यह हो जाएगा वेगी नदी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? तो पंपा, पोना एवं रना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? यह हो जाएगा संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक पेरुन देवनार थे। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? क्या था? शैव धर्म। कौन सा था? शैव धर्म। शिव जी को पूजा करने वाले थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना का काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी का काल। संगमकालीन प्रचलित शब्दावली। वरियम क्या था? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरियम कहलाता था। वरियम वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? वरियर कहलाता था। वरियम वसूलने वाला अधिकारी वरियर कहलाता था। कराई क्या था? तो भू राजस्व या लगान राज की आय का मुख्य स्रोत था। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर था। युद्ध से लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इराबू जबरन लिया जाने वाला उपहार था। उल्गू या फिर संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज की आय का दूसरा सब प्रमुख स्रोत था। राज की आय का सर्वप्रमुख स्रोत क्या था? तो उल्गू या फिर संगम था। कड़मई या फिर पांडु वडू राजा को दिया जाने वाला शुल्क कड़मई या पांडु वडू कहलाता था। माँ व बेली भू माप इकाई माँ व बेली था। कलम अनाज की तौल की इकाई क्या है? यह कलम है। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए कौन को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? यह हो जाएगा स्कंद। अन्य नाम है कार्तिकेय, कुमार या सुब्रमण्यम। प्राचीन भारत देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? यह था वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया। संगम युग में उदयपुर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले के रचयिता रुद्रकनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? क्या दी गई थी? करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। तो भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है परिपादल में। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ की थी? तो नेडियोन जरेल ने। अब हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देखेंगे। और आज हम लोग प्राचीन काल को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद मध्यकाल में हम लोग प्रवेश करेंगे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता कौन थे? दायभाग के रचयिता जिमुत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का। प्रबंध चिंतामणि में गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा संध्याकर नंदी। रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? तो संध्याकर नंदी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोन राज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सुहौली शीर्षक से किया गया था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है।
चरक चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो यह हो जाएगा चंद्रबरदाई। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो जयदेव जो थे यह लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। गीत गोविंद की रचना किया था। मिलित पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हो जाएगा पाली ग्रंथ। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो इलंगो था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जगनक था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जगनक था। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? विश्वकोशीय ग्रंथ बृहद संहिता को। महाभास के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। महाभास के लेखक पतंजलि जो थे ये शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उसके दरबारी या फिर पुरोहित थे। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। सौंदरानंद अश्वघोष की। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को। मिलित पन्हो नामक रचना राजा मिलित तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो हो जाएगा नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की है? तो हाल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं भास्कराचार्य। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान संकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमो वर्षियम। ध्यान रखेंगे विशाख दत्त का है देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। दंडी का हो जाएगा 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन। सिद्धसेन का हो जाएगा न्यायावतार। भास का हो जाएगा स्वप्न वासुदत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। चरक का हो जाएगा चरक संहिता। आर्यभट्ट का ब्रह्म सिद्धांत। बुध घोष का हो जाएगा विशुद्धि मग। असंग योगाचार। भास की पुस्तक उरुभंग। भारवी किरातुजुर्नियम। अमरसी अमरकोश। तस्य भट्टी रावण वध। चंद्र गोमिन चंद्र व्याकरण। ब्राह्महित बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्टियम। क्षुद्र की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। ध्यान रखेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं एक और टाइम देती हूँ आप लोग को। एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग प्राचीन काल को समाप्त कर लिए। अब हम लोग एंट्री करेंगे मध्यकालीन भारत में। महाभास के लेखक पतंजलि। ये तो बताए दिए। कैसा वीडियो आप लोग को लगा बताइएगा। थोड़ा मैं फास्ट करवाई हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है तो आप ही लोग का बार बार कमेंट आने लगता है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।